नमस्कार साथियों, मैं नितिन गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल इंडिया पर। साथियों, आज करने वाले हैं आपके ईवीएस के बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इसमें मैंने जो है एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी लिए हैं और आपके पेडागोजी के क्वेश्चन लिए हैं। पूरे 30 क्वेश्चन हम करेंगे और यहाँ से ही ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मैं आपको इस तरीके के क्वेश्चन कराऊँगा जो कि आपके सीटेट एग्ज़ाम में आपके आने की पूरी पूरी संभावना है। तो बिल्कुल एक एक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझना है, ठीक है। जिन साथियों का सीटेट का एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है तो उनके लिए अच्छा मौका है, आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। इधर उधर का कोई भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास जो है समय कम है, तो बिल्कुल ध्यानपूर्वक आप जो है समझते रहेंगे। बिल्कुल सेलेक्टेड क्वेश्चन लाया हूँ, 30 क्वेश्चन हम करेंगे इसमें। 30 क्वेश्चनों में मैं सारा कुछ कराने वाला हूँ। नेगेटिव टैग वर्ड भी बताता हुआ चलूँगा, पॉजिटिव टैग वर्ड भी बताता चलूँगा। अगर आप पर क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो किस तरीके से उसको सॉल्व करेंगे, वो सारी चीज़ें मैं इस क्लास में बताने वाला हूँ, तो ध्यानपूर्वक जुड़े रहेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि साबुत मूंग या चने को रात भर पानी में भिगोकर फिर 1 या 2 दिन के लिए छोड़ देते हैं, सबसे पहले जो भाग अंकुरित होता है वह है। तो देखिए इसमें देखिए हम जो है साबुत मूंग को भिगो रहे हैं, चने को भिगो रहे हैं, ठीक है। तो उस सबसे पहले, ठीक है, उसमें कह रहा है भिगो कर रख देते हैं। तो आप जो है सबसे पहले जो भाग अंकुरित होगा उसमें हमें बताना है कौन सा भाग अंकुरित होगा। तना होगा, पत्ती होगी, जड़ होगा या फल होगा। अब इसमें सीधा सीधा आपको दिख रहा है कि सबसे पहले देखिए, सबसे पहले फल तो नहीं आएगा, पत्ती तो नहीं आती हैं, तना कब आता है? तना सबसे पहले क्या आता है? जड़ आता है। सबसे पहले जब हम मान के चलें बीज को हम जब बोते हैं तो सबसे पहले जड़ आती है, तो बिल्कुल जड़ ही आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि तना भी जो है बाद में आता है, ठीक है। तो आपकी बात समझ में आ गई होगी कि साबुत मूंग या चने को रात भर भिगोएंगे, ठीक है। इस तरीके से देखिए, चना या मूंग से ही मतलब नहीं है, कोई भी ऐसा कुछ भी आपको दे देगा, ठीक है, और उसे जो है कह देंगे कि सबसे पहले हम उसको अगर बो रहे हैं तो सबसे पहले कौन सा भाग अंकुरित होगा, तब आप जड़ ही लगाएंगे, ठीक है। चलिए, कुछ सब्जियां ऐसी हैं या कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो मतलब कह सकते हैं खाद्य पदार्थ हैं जिनके तने को खाया जाता है, ठीक है। वो सारे क्वेश्चन हमने करे हुए हैं और करते चलेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि मांड की उपस्थिति को जांचने के लिए आयोडीन के हल्के घोल से परीक्षण करने पर निम्न में से कौन सा रंग प्राप्त होता है। मांड की उपस्थिति को जांचने के लिए आप आयोडीन का घोल बना रहे हैं और उसका परीक्षण करने के लिए कौन सा रंग आपको देखने को मिल जाता है? नीला काला, नीला बैंगनी, नीला नारंगी, नीला हरा। कौन सा रंग आपको देखने को मिल जाता है बताइए? तो बिल्कुल क्या है, नीला और काला रंग आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। दूसरी बात करें, देखिए बेरी बेरी नामक रोग, इसको विषमता भी बोलते हैं। रोग नहीं दे रखा होगा तो विषमता आप लगा देंगे, ठीक है, कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अगर रोग ना देकर विषमता दे रखा तो कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो बेरी बेरी नामक रोग निम्न में से किस विटामिन की कमी से होता है? अब आपने देखिए, अगर विटामिन बी पर रखा है केवल कि विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी होता है, लेकिन अब विटामिन बी के अंतर्गत इसमें अंदर पूछा है कि अब विटामिन B12 की कमी से, विटामिन B2 की कमी से, विटामिन B1 की कमी से या विटामिन B3 की कमी से, क्या इसका आंसर सही है? तो बिल्कुल आपको पता है कौन सी मतलब कौन सा विटामिन की कमी से जो है बेरी बेरी रोग होता है। तो बिल्कुल विटामिन B1 की कमी से क्या है, बेरी बेरी रोग होता है, ठीक है। समझ में आ गई होगी बात, ठीक है। क्या है, विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग देखा जाता है, ठीक है। दूसरी बात करें, देखिए पटसन का रेशा पटसन के पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? ये आपको बताना है, बीज से, पत्ती से, फूल से या तना से। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, जो अभी आपके एग्जाम हो रहे हैं तो उनमें ये क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। बिल्कुल एक एक क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक इनको समझते चलना है, ठीक है। तो कौन सा रेशा है जो आपके पौधे के किस भाग, पटसन का रेशा है किस पौधे के किस भाग से प्राप्त हो रहा है? बिल्कुल आपको पता है, तने से प्राप्त होता है। किससे? तने से प्राप्त होता है, ठीक है। अगली बात करें कि निम्न में से कौन सा जड़ नहीं है? यहाँ जड़ नहीं है, मूली है, शकरकंदी है, टेपियोका है या आलू है। देखिए आलू तो क्या होती है, क्या होती है साथियों?
तना होता है, क्या होता है, तना होता है। तो बिल्कुल यही आंसर आपका क्या होने वाला है, सही होने वाला है। अब कुछ सही कहेंगे शकरकंदी और कुछ कहेंगे मूली। मूली एक जड़ होती है, मूली एक जड़ होती है, ठीक है। और टेपिया का भी जड़ में मतलब नीचे पाया जाता है, ठीक है। अब शकरकंदी और आलू में आपको कन्फ्यूजन होगी, तो शकरकंदी जड़ में आती है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। कुछ स्थिति में इसको तना कह दिया जाता है, लेकिन आप जो है शकरकंदी को जड़ मानेंगे, ये बात आपके समझ में आ गई होगी। कन्फ्यूज आप जो बिल्कुल दूर होगी कन्फ्यूजन आपकी, कि जब कभी जड़ की बात करेगा शकरकंदी उसमें शामिल होगा, लेकिन आलू और हल्दी, आलू हल्दी, ठीक है, आलू है, हल्दी है, अदरक है, ठीक है, आलू है, हल्दी है, अदरक है, ये सभी तने होते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही होगी आपके। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी पौधा है। निम्न में से कौन सा परजीवी पौधा है? पीपल, अमरबेल, अंगूर, मनी प्लांट। यहाँ पर कह रहा है परजीवी पौधा, ठीक है। परजीवी पौधा आप जानते होंगे, परजीवी पौधा कौन सा होता है? तो बिल्कुल अमरबेल है। क्या है? अमरबेल है। परजीवी होता है, दूसरे पर जो आधारित होता है, दूसरे पर जो आश्रित होता है वो परजीवी होता है, ठीक है। सहजीवी जो खुद से मतलब खुद पर आश्रित होता है वो सहजीवी होता है, परजीवी दूसरे पर, ठीक है। पर मतलब दूसरे, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। तो अमरबेल इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दूसरे बात करें क्वेश्चन की कि निम्न में से किन पौधों के बीज पशुओं द्वारा विस्थापित होते हैं? निम्न में से किन पौधों के बीज पशुओं द्वारा विस्थापित होते हैं? सहजन के, मैपल के, आख या आम के? दोबारा समझेंगे। पौधे के बीज जो हैं पशुओं द्वारा विस्थापित होते हैं, वो कौन सा पौधा, कौन से पौधे के बीज हैं? बिल्कुल बताएंगे। तो बिल्कुल आपको पता है आम के, ठीक है। क्या है? आम के जो है बीज होते हैं, ठीक है, पशु द्वारा विस्थापित होते हैं। अगले क्वेश्चन की हम बात करें कि निम्नलिखित में से किसको बीज पत्र कहते हैं? निम्नलिखित में से किसको बीज पत्र कहते हैं? तो बीजावरण को, भ्रूण को, बीज पत्ती को, या बीजांड द्वार को? ध्यान समझेंगे। बीज पत्र बोल रहा है, इसमें बीज पत्र किसे कहते हैं? तो बिल्कुल आपको पता है बीज पत्ती को। क्या कहते हैं? बीज पत्ती को, ठीक है। पत्र मतलब पत्ता, आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो अगर इससे रिलेट करके भी अगर जो है आंसर सही कर देंगे तब आपको पता चल जाएगा कि बीज पत्र बीज पत्ती को ही कहते हैं, ठीक है। निम्न में से किन पौधों की जड़ों में नाइट्रोजन जोड़ने वाले बैक्टीरिया की ग्रंथि नहीं होती है? दोबारा समझें। निम्नलिखित में से किन पौधों की जड़ों में नाइट्रोजन जोड़ने वाले बैक्टीरिया की ग्रंथि नहीं होती है, ठीक है। तो बताएंगे स्वीट पी, जिसको मीठी मटर बोलते हैं, बगीचे वाली मटर, गार्डन पी जिसको बोलते हैं। देखिए ये पीछे जो नाम लिख रहा है गार्डन पी, अगर मीठी बगीचे वाली मटर ना देकर गार्डन पी दे रखेगा तब भी आपको समझना है, ठीक है। स्वीट पी दे रखेगा, गार्डन पी दे रखेगा, तब कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तुलसी है, मूंगफली है। तो कौन सा है जो बैक्टीरिया की ग्रंथि जिसमें नहीं होती है और नाइट्रोजन को जोड़ने की बात कही जाती है जिसमें? बताइए क्या इसका आंसर आप सही करेंगे? तो बिल्कुल तुलसी की बात करेंगे, ठीक है। जड़ों में नाइट्रोजन जोड़ने वाले बैक्टीरिया की ग्रंथि इसमें नहीं होती है, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी क्या साथियों? ठीक है, नाइट्रोजन जोड़ने वाली बैक्टीरिया की ग्रंथि इसमें नहीं होती, किसमें? तुलसी में, ठीक है। क्या है? तुलसी में। अगले क्वेश्चन की बात करें, पत्ती में सिराओं एवं छोटी सिराओं की व्यवस्था का नाम है, ठीक है। छोटी सिराएं होती हैं, ठीक है, और सिराएं होती हैं पत्तियों की, आपको आपने पढ़ रखा होगा। तो पटल बोलते हैं, सिरा विन्यास बोलते हैं, मध्य सिरा बोलते हैं, या वृंत या पर्णवृंत बोलते हैं? बताइए क्या इसका आंसर आप सही करेंगे? तो बिल्कुल उसको सिरा विन्यास बोलते हैं। क्या है? सिरा विन्यास बोलते हैं। बात समझ में आ गई होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। देखिए बिल्कुल सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चनों से आपको जो है एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा जरूर, ठीक है। तो एक क्लास से आपके 2 से 3 नंबर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल समझते हुए चलेंगे। अभी हमने जो है लगभग 9 से 10 प्रश्न हम करे हैं, अभी 20 प्रश्नों को अभी और करना बाकी है, तो बिल्कुल समझते चलेंगे। तो जीवाश्म ईंधन नहीं है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, घुमाकर पूछ लेता है, ठीक है। अभी भी पूछा गया था ईंधन के बारे में, ठीक है। तो कोयला, लकड़ी, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये तीनों ही जीवाश्म ईंधन के रूप माने जाते हैं साथियों, लेकिन लकड़ी नहीं माना जाता, ठीक है। लकड़ी नहीं माना जाता, ये आपको पता होगा। बिल्कुल लकड़ी नहीं माना जाता है, ठीक है। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ठीक है, ये सभी माने जाते हैं, ठीक है।
चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें कि निम्न में से कौन सा परंपरागत स्रोत है। ठीक है, परंपरागत अपरंपरागत स्रोत आपके पढ़े होते हैं आपने। तो सौर ऊर्जा है, ज्वार भाटा ऊर्जा है, भूगर्भिक ऊष्मीय ऊर्जा है, यह जीवाश्म ईंधन है। ठीक, क्या है बताइए इसमें कौन सा है। तो बिल्कुल जीवाश्म ईंधन आप बात कहेंगे, क्या कहेंगे, जीवाश्म ईंधन आप जो है सही लगाने वाले हैं। ठीक है, देखिए सौर ऊर्जा जो है दोबारा प्राप्त की जा सकती है। आप ये समझेंगे जो चीज़ दोबारा प्राप्त की जा सकती है वो आपकी क्या होती है, अपरंपरागत स्रोत में मानी जाती है। ठीक है, लेकिन वो कह रहा है कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है। ठीक है, तो ज्वार भाटा भी कभी भी आ सकता है और भूगर्भीय उसमें ऊर्जा भी कभी भी हो सकती है, लेकिन जीवाश्म ईंधन एक बार नष्ट होने के बाद में दोबारा नहीं बनता। ठीक है, चलिए ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, पौधे के ऊपरी भागों से वाष्प के रूप में जल की क्षति को कहते हैं। दोबारा समझें, पौधे के ऊपरी भागों से वाष्प के रूप में जल की क्षति को कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, वृद्धि कहते हैं, श्वसन कहते हैं, या बाष्पोत्सर्जन कहते हैं। बताइए क्या इसका आंसर आप सही करते अगर एग्जाम में आपका ये क्वेश्चन देखने को मिल जाता। बिल्कुल सही आंसर आप बताएंगे, बाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, आपके बात समझ में आ गई होगी। प्रकाश संश्लेषण इस विधि को नहीं कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण जब कहते हैं जब क्या होता है, पौधा जब जो है CO2 को क्या करता है, ग्रहण करता है, ऑक्सीजन को छोड़ता है और क्या करता है आपका सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो है उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ठीक है, ये केवल कह रहा है बाष्प के रूप में जल की क्षति को कहते हैं। तो बाष्पोत्सर्जन आपके बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए हिमालय मैपल, ठीक है, एक औषधीय पौधा है जो उच्च क्षेत्रों में पाया जाता है, इसे किस समूह में रखें। हिमालय में एक मैपल एक औषधीय पौधा है जो उच्च क्षेत्रों में पाया जा रहा है, इसे जो है किस समूह में रखेंगे। बताइए, अन्य स्थानिक में, प्रचुर बाहुल में, स्थानिक, या फिर संकट संपन्न में। बताइए, बिल्कुल आपको पता है क्या लगाएंगे आप, स्थानिक में रखेंगे क्योंकि वहाँ पर आपको जो है पाया जा रहा है। ठीक है, बिल्कुल आपको पता है चल गया होगा, क्या लगाएंगे, स्थानिक लगाएंगे। ठीक है, अगली बात करें, हमारे सौर मंडल में कौन सा ग्रह पृथ्वी से छोटा है। क्या है, हमारे सौर मंडल में पृथ्वी से छोटा ग्रह कौन सा है। तो ये बिल्कुल आपको पता होगा, आपने पढ़ भी रखा होगा, बुध ग्रह आपके लाएंगे, बुध ग्रह। ठीक है, और ठीक है, बृहस्पति को आप जानते होंगे सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है। ठीक है, शनि में बलें ज़्यादा पाई जाती हैं। ठीक है, शनि के जो है चारों ओर बलें पाई जाती हैं। ठीक है, मंगल लाल ग्रह के रूप में देखा जा सकता है। ठीक है, मंगल को लाल ग्रह भी बोलते हैं। ठीक है, अगली क्वेश्चन की बात करें तो देखिए इसमें NCF से क्वेश्चन आ गया। मैंने बताया आपको, मैंने कहा साथियों मैं सारे क्वेश्चन यहाँ कराऊंगा जो आपके EVS में पूछे जा रहे हैं, यही क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं एग्जाम में इस तरीके के ही। ठीक है, तो जरूरी है। ठीक है, जरूरी नहीं है। देखिए इसमें से अगर इस क्लास में से अगर 2 से 3 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं तो कोई भी आपको जो है दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, NCF 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर EVS का उद्देश्य निम्न में से कौन सा होना चाहिए। 2005 की बात कर रहा है, प्राथमिक स्तर की भी बात कर रहा है, कौन सा EVS का उद्देश्य होना चाहिए। लिंग संबंधी विषयों की तथा हास्यकरण के मुद्दों पर समालोचना करना, बच्चे की कंठस्थ करने की कला का विकास करना, प्राथमिक स्तर पर EVS सीखने के वर्णन के महत्व पर बल देना, या वातावरण संबंधी प्रमुख मुद्दों को पहचानना व प्रत्यावहन करना। बिल्कुल बताइए। देखिए मैंने सारा कुछ आपको पढ़ा रखा है। EVS की मैंने लगभग आपकी 10 से 11 वीडियो कराई हैं, जब लगभग मैंने 284 प्रश्नों को वहाँ कराया है। जिन साथियों ने नहीं देखा वो जाकर देखेंगे, मैं गारंटी देता हूँ EVS पेडागोजी, ठीक है, नाम से जो है आपका बिल्कुल डर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो जाकर प्लेलिस्ट में देख लेंगे, EVS पेडागोजी प्लस NCERT नाम से प्लेलिस्ट में आपको जगह देखने को मिल जाएगी। बिल्कुल क्रम से आपको वहाँ देखने को सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, तो इसमें कौन सा आंसर आपका सही था, तो बिल्कुल ऑप्शन ए वाला सही था। लिंग संबंधी विषयों की तथा हास्यकरण के मुद्दों पर समालोचना करना। ठीक है, दोबारा समझेंगे, कह रहा है EVS का उद्देश्य निम्न में से कौन सा होना चाहिए। ठीक है, अब कुछ साथी कहेंगे इसमें जो है, देखिए कंठस्थ करने की बात कह रहा है, मैंने आपको बता रखा है, टैग वर्ड बता रखा है, जहाँ पर भी कभी भी कंठस्थ करने की बात कहेगा, रटवाने की बात कहेगा, वो बिल्कुल ख़त्म करना है आपको। ठीक है, बल देने की बात कर रहा है किस पर, EVS के सीखने के वर्णन पर।
ठीक है, उसके महत्व पर आपको इस तरीके का क्वेश्चन लगाना है जिससे बच्चा कुछ ना कुछ सीखेगा। ठीक है, अब ये कह रहा है वातावरण संबंधी प्रमुख मुद्दों को पहचानना और प्रत्याह्वान करना। ठीक है, उसको नहीं कर पाएगा सॉल्व वो। ठीक है, तो ये आपका नेगेटिव हो गया। कौन सा ऑप्शन सही गया? आपका ऑप्शन है ए सही था। क्या था आपका ऑप्शन? ए सही था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं कि प्राथमिक स्तर पर देखिए इस तरीके के क्वेश्चन आपके, अगर आप एग्जाम का प्रीव्यू देख रहे हैं आगे हम कैसे आ रहे हैं, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको पता चल गया होगा कि ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं बार बार। तो प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की एकीकृत प्रवृत्ति को निम्न में से कौन अनुमोदित करता है? विज्ञान, सामाजिक विज्ञान तथा पर्यावरण की शिक्षा, अवधारणाओं एवं मुद्दों का एकीकरण। बच्चे अपने पर्यावरण को एक संपूर्ण रूप से में देखते हैं। यह थीम पर आधारित है। इसमें विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान के विषय तथा उपविषय सम्मिलित हैं। तो बिल्कुल देखिए आपने पढ़ रखा है ये क्वेश्चन, अगर आपने वो सीरीज कर रखी है तो बिल्कुल ये क्वेश्चन आपने पढ़ रखा है साथियों। तो इसमें देखिए विज्ञान, सामाजिक विज्ञान तथा पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाओं एवं मुद्दों का एकीकरण, बिल्कुल आपको पता चल रहा। बच्चे अपने पर्यावरण को एक संपूर्ण रूप में देखता है। ठीक है, और यह एक थीम पर भी वो है आधारित है। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें हैं। अब इसमें कह रहा है उसमें विज्ञान, सामाजिक विज्ञान के विषय उस उप विषय भी शामिल हैं, तो उप विषय भी नहीं शामिल है। ठीक है, ये एकीकृत प्रवृत्ति की बात कर रहा है। ठीक है, तो ए बी सी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी में आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की हम बात करें। ठीक है, सारे क्वेश्चन लिए हैं, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। निम्न में से ईवीएस की शिक्षा के संबंध में कौन सा सही है? तो इसमें भी देखिए पॉइंट दे रखे हैं, यही आपको बताना है इनमें से कौन कौन से पॉइंट आपके सही हैं। अनुभव द्वारा सीखना, मूर्त से अमूर्त की ओर सीखना, या ज्ञात से अज्ञात, ईवीएस का प्रासंगिक स्वरूप, कौन सा आंसर आपका सही है? तो बिल्कुल चारों ही आपके पॉइंट सही माने गए हैं। चारों ही पॉइंट आपके सही माने गए हैं। अनुभव द्वारा सीखना मैंने आपको बता रखा है, जब बच्चा स्वयं कुछ करके सीख रहा है, ठीक है, वह आपका आंसर सही होता है। मूर्त से अमूर्त की ओर, बच्चे को प्रत्यक्ष कोई चीज़ दिखाएंगे, क्षेत्रीय भ्रमण की बात करते हैं, और फिर उसके बाद में बच्चा कल्पना करने लगता है। ठीक है, ज्ञात से अज्ञात समझ गए होंगे, कोई चीज़ हमने उस चीज़ को समझा दिया, दिखा दिया, उसके बाद में हम उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बच्चे से कर सकते हैं। ईवीएस का प्रासंगिक मतलब जो भी क्रियाकलाप उसमें किए जा सकते हैं वो हम करेंगे। ठीक है, तो ये भी सी डी चारों ही सही है, जो कि ऑप्शन है ए में देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, बात आपके समझ में आ गई होगी बिल्कुल भी। ठीक है, देखिए कोई भी अगर डाउट रह जाता है कमेंट करके आप जो है बिल्कुल पूछ सकते हैं। ठीक है, निम्न में से ईवीएस के पाठ्यक्रम का थीम कौन सा है? क्या है? ईवीएस के पाठ्यक्रम का थीम कौन सा है? कार्य एवं खेलकूद। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, क्योंकि कुछ साथियों को थीम के बारे में ही नहीं पता होता है थीम कौन सी है। और ठीक, कार्य एवं खेलकूद है, चीज़ों को हम कैसे बनाते हैं और करते हैं, जानवर, पेड़ पौधे। ठीक है, उपथीम और थीम में आपको अंतर पता चलेगा अगर आपने ये ध्यान से समझ लिया। ठीक है, कौन सा आंसर आपका सही माना जाएगा? तो बिल्कुल थीम के अंतर्गत क्या होता है? जो चीज़ें हम बनाते हैं और करते हैं। ठीक है, क्या है? जो चीज़ें हम बनाते हैं और करते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करें कि एनसीईआरटी की ईवीएस पुस्तक का अंतरिक्ष में सुनीता आधारित है। देखिए क्वेश्चन, देखिए अंतरिक्ष, सुनीता जी से जो है क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन इसमें क्या कह रखा है कि ईवीएस पुस्तक का जो बात कही जा रही है उसमें अंतरिक्ष में सुनीता जी की बात कही गई। तो क्या रोज़मर्रा की चुनौतियों की बात कही गई, असल जीवन की घटनाएं की बात कही गई है, वास्तविक लोग हैं उनके अनुभव की बात कही गई है, वास्तविक स्थान की बात कही गई है? तो बिल्कुल अगर आपने पढ़ रखा है तो बिल्कुल आंसर आप सही करेंगे। क्या इसका आंसर आप सही करेंगे? तो बिल्कुल वास्तविक लोग, उनके अनुभव की बात यहाँ पर की जा रही है। ठीक है, जो भी लोग वहाँ पर हैं, ठीक है, और उनके अनुभव पर आधारित ही जो है बात की जा रही है, किसमें? एनसीईआरटी की ईवीएस पुस्तक में। ठीक है, जो गए हुए हैं लोग, ठीक है, और उन्हीं के आधार पर जो है उसमें कहा गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करें कि खाद्य पदार्थों के खराब होने तथा अपव्यय को संबोधित करने के लिए निम्न में से कौन से संसाधन का सुझाव उपयुक्त है? दोबारा समझें, खाद्य पदार्थों के खराब होने की बात कही गई है, ठीक, और उसको संशोधित करने के लिए कौन से संसाधन का सुझाव उपयुक्त है? क्या सुझाव आप देंगे? परिवार के अनुभव में एवं पारस्परिक क्रियाओं को खाद्य परीक्षण से संबंधित व्यक्ति से साझा करना,
इस विषय पर सर्वदृश्य करना, व्याख्या एवं विचार विमर्श करना, या सोच स्याही जोड़ा एवं साझा करना। बताइए क्या इसका आंसर आप सही करेंगे। बिल्कुल ऑप्शन आपका ए वाला सही हो जाएगा कि परिवार के अनुभवों एवं पारस्परिक क्रियाओं को खाद्य परीक्षण से संबंधित व्यक्तियों से साझा करना। ठीक है, बात आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है, जिससे कि क्या है उनके क्या है नॉलेज बढ़े और वो बाद में आगे चलकर जो है चीज़ें खराब ना हो। ठीक है, तो इसलिए वहाँ पर बात की गई थी। ठीक है, बात करेंगे ईवीएस में एक शिक्षक निम्न में से किसके अंतर्गत स्वच्छता अभियान चला सकता है। एक शिक्षक किसके अंतर्गत स्वच्छता अभियान चला सकता है। प्रोजेक्ट परियोजना कार्य के अंतर्गत, प्रदत्त कार्य के अंतर्गत, क्षेत्र भ्रमण के अंतर्गत, या प्रयोगात्मक कार्य के अंतर्गत। बिल्कुल आपको पता है प्रोजेक्ट परियोजना कार्य के अंतर्गत जो है स्वच्छता अभियान चला सकता है। परियोजना कार्य आप समझ रहे होंगे किसी कार्य को एक तरह से मतलब बढ़ा चढ़ाकर कोई चीज़ करना। ठीक है, ठीक है, कोई बच्चे को क्या है समूह में कोई कार्य दे देना कि आपको ये करना है। ठीक है, तो क्या है आप समझ गए होंगे स्वच्छता अभियान चलाने की बात यहाँ पर की जा रही है। तो प्रोजेक्ट परियोजना कार्य आप जो है सही करेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की हम बात करें कि एनसीईआरटी के ईवीएस के अध्याय 15 कक्षा 5 में उसी से ठंडा और उसी से गर्म नामक डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा रचित एक कहानी का प्रयोग किया गया है। इस कहानी का मुख्य उद्देश्य विकसित करना है। किस चीज़ का? देखिए, जल चक्र के प्रत्यय का, संघनन की प्रक्रिया का, प्राथमिक स्तर पर सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया की समझ, या छात्रों की रुचियों की बात इसमें की जा रही है। बिल्कुल क्या इसका आंसर आप सही करेंगे? तो बिल्कुल ऑप्शन आप तीसरा सही करेंगे। प्राथमिक स्तर पर सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया की समझ की बात की जा रही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करें कि ईवीएस की शिक्षा में रचनात्मक मूल्यांकन का संचालन करने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य है। ईवीएस की शिक्षा में रचनात्मक मूल्यांकन का संचालन करने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों की मात्रात्मक एवं गुणात्मक प्रगति को संबोधित करना, विद्यार्थियों की विषय अनुसार प्रगति का आकलन करना, विद्यार्थियों को अंक एवं श्रेणी देना, विद्यार्थियों को अगली कक्षा में पदोन्नत करना। बताइए, देखिए ये तो गलत हो गया। ठीक, अगली कक्षा के लालच नहीं देना, अंक में नहीं बांटना, मैंने आपको बता दिया। अब दो ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं कि विद्यार्थियों को विषयानुसार प्रगति का आकलन करना या मात्रात्मक गुणात्मक प्रगति के संबोधित करना। तो बिल्कुल आपको पता चल गया है आप क्या आंसर आप लगाएंगे। बिल्कुल आप ऑप्शन ए लगाएंगे। क्यों? आप देखिए बी क्यों गलत था। कह रहा है विद्यार्थियों को विषयानुसार प्रगति का आकलन करना। ठीक है, उसको विषय अनुसार थोड़ी करेंगे। ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट में बच्चा कोई कमज़ोर है, कोई होशियार है, ठीक, लेकिन उसकी मात्रा, उसके गुणात्मक जो है प्रकृति की बात करें, उसको संबोधित करने की बात कर रहा है। ठीक है, उस चीज़ के बारे में जानकारी देने की बात कर रहा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। ईवीएस का एक शिक्षक सदैव अपने पास एक डायरी व कलम रखता है तथा अपने छात्रों के प्रतिदिन के अर्थपूर्ण एवं दिलचस्प व्यवहार का अवलोकन करता है। शिक्षक प्रयोग करता है किस चीज़ को? बताइए। दृष्टांत, वर्णन, उपकरण, पोर्टफोलियो फाइल, क्रम निर्धारण मापनी, रेटिंग स्केल जिसको बोलते हैं, या चेक लिस्ट जिसको जांच सूची बोलते हैं। ये देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लेंगे, इसकी पूरी आने की संभावना है। ठीक है, बताइए क्या इसको बोलेंगे। ठीक है, एक शिक्षक है जो डायरी और पेन लेकर साथ चल रहा है, तो वो क्या करना चाह रहा है? तो क्या इसका आंसर आप सही करेंगे? बिल्कुल दृष्टांत, वर्णन, उपकरण। ठीक है, जो भी चीज़ घटित हो रही है उसके बारे में वो नोट कर रहा है। ठीक है, दृष्टांत, वर्णन, उपकरण। अब कुछ साथी इसमें पोर्टफोलियो लगाएंगे जो कि गलत माना जाएगा। पोर्टफोलियो क्या होता है? पोर्टफोलियो होता है बच्चे की पूरी जानकारी। ठीक है, बच्चे के जितना भी मूल्यांकन किया जा रहा है, अच्छा मूल्यांकन, बुरा मूल्यांकन, मतलब अच्छा बुरा समझ रहे होंगे कि मतलब प्रत्येक सत्र की बात कहेगा, प्रत्येक छमाही की बात करेगा, मतलब जो भी उसके बच्चे के बारे में घटित हो रहा है वो सारी चीज़ें उस पोर्टफोलियो में देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, क्रम निर्धारण मापली। ठीक है, रेटिंग स्केल, ये बिल्कुल निगेटिव पॉइंट होता है, निगेटिव माना जाता है। ठीक है, बच्चे को किसी भी तरीके से क्रम में नहीं बांटना है। ठीक है, चेकलिस्ट, जांच सूची आप समझ होंगे, ये भी निगेटिव है। पोर्टफोलियो का एक पॉइंट था जो सही माना जा सकता था, लेकिन यहाँ पर डायरी की बात कर रहा है। अगर वो कह देता किसी छात्र के बारे में, ठीक है, जैसे कह देता कि एक शिक्षक एक डायरी लेकर घूमता है और वह मनोज के बारे में सारी जानकारियों को एकत्रित करता है। ठीक,
तो शिक्षक प्रयोग करता, अब बात समझ गए होंगे कि पोर्टफोलियो किस स्थिति में आता। तो दृष्टांत वर्णन उपकरण आप समझ गए होंगे कि डायरी और पेन की बात यहाँ पर किस लिए की जा रही है। ठीक है, चलिए देखिए मैं पूरा प्रयास करूंगा आपको समझाने का। ठीक है, निम्न में से कौन सा ईवीएस के आकलन का सूचक हो सकता है। ईवीएस के आकलन का सूचक हो सकता है अवलोकन, सहयोग, याद जिसको स्मृति बोलते हैं, या प्रत्याभन। ठीक है, बताइए ए और बी, ए सी डी सही है आपका, बी सी डी सही है या सी डी सही है, कौन कौन सा आपका इसमें ऑप्शन जो है सही, कौन कौन सा पॉइंट आपका सही है। तो बिल्कुल अवलोकन भी है, सहयोग भी है। ठीक है, ईबीएस के आकलन का सूचक हो सकता है तो आपका अवलोकन भी हो सकता है और सहयोग भी हो सकता है। तो ए और बी आपका सही है। स्मृति रटने की बात कर रहे हैं, याद करने की बात कर रहा है, प्रत्याहन बिल्कुल गलत। ठीक है, मैंने बात आपको समझा दी थी पहले ही ऑप्शन में। ठीक है, चलिए तो कौन सा ऑप्शन था आपका, ए वाला सही माना गया था। ठीक है, ए और बी आपका सही है। अगले क्वेश्चन की बात करें, 87 क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक अपनी कक्षा में वास्तविक चुनौती है। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक अपनी कक्षा में वास्तविक चुनौती है किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है। विद्यार्थियों को सूचना देना, विद्यार्थियों को कार्यपत्रक देना, विद्यार्थियों को सीखने का अवसर देना या गृह कार्य देना। बिल्कुल पढ़ रखा है आपने साथियों, बिल्कुल पढ़ रखा है। जो साथी रेगुलर जुड़े हुए हैं वो बिल्कुल आंसर आप लगाएंगे। ऑप्शन आपका सी सही है। कौन सा सही है आपका, ऑप्शन सी सही है। ठीक है, विद्यार्थियों को सीखने का अवसर देना, मैंने आपको बता रखा है जहाँ पर बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी चीज़ के अवसर दिए जा रहे हैं, बच्चा जिस चीज़ से सीख रहा है बार बार, वो आपका ऑप्शन बिल्कुल सही माना जाता है। ठीक है, बच्चे की किसी भी कार्यशैली की बात की जा रही है, किसी भी कौशल को बढ़ाने की बात की जा रही है, बच्चे को किसी प्रकार का अवसर दिया जा रहा है, बच्चा खोज कर सीख रहा है, ये पॉइंट आपके बिल्कुल सही माने जाते हैं। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। तो बिल्कुल आपके समझ में आ गई होगी बात कि बच्चे को सीखने के अवसर देने हैं। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन है, निम्न में से क्या पर्यावरण अध्ययन के सीखने का प्रभावशाली संसाधन है। पर्यावरण अध्ययन सिखाने की बात कह रहा है, कौन सा प्रभावशाली संसाधन है। कविताएं, कहानियां हैं, पर्यावरण शिक्षा की पाठ्य पुस्तक है, क्या कार्यपत्रक है या दृश्य है। बताइए क्या इसका आंसर आप सही करेंगे। तो बिल्कुल आपको पता है कौन सा आंसर आप सही करेंगे, बिल्कुल ऑप्शन आप ए लगाएंगे, कविता कहानियाँ। मैंने सारे क्वेश्चन इस तरीके के आपको समझा रखे हैं, तो इसीलिए मैंने कहा था कि ईवीएस एनसीईआरटी प्लस पेडागोजी वाली सीरीज है जो मैंने करा रखी है। ठीक है, उसको कर लीजिए, बिल्कुल पर्याप्त है आपके लिए अगर आप सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हैं। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन ही आपके पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। ठीक है, तो कहानी कविता आप लगाएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से क्या पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण संसाधन हो सकता है। पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त बात कर रहा है, पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त समुदाय के सदस्य, पठन सामग्री, विज्ञान प्रयोगशाला, संसार का मानचित्र। बिल्कुल ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा रखा है, बिल्कुल ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा रखा है आपके लिए। तो क्या इसका आंसर आप सही करेंगे। बिल्कुल ऑप्शन आप ए लगाने वाले हैं, समुदाय के सदस्य। ठीक है, पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त समुदाय के सदस्यों से, ठीक है, पाठ जो समूह की बात की जा रही होगी, तो परियोजना कार्य जिसमें किया जा रहा होगा वो भी आपको समझ में आ जाएगा होगा। ठीक है, सामाजिकता की भावना इसमें देखने को मिल जाती है, तो समूह के सदस्य आप जो है बिल्कुल सही करेंगे। ठीक है, ये तीनों ही आपके मतलब हाई की बात कर रहे हैं। पठन सामग्री, तो पठन सामग्री तो पाठ्य पुस्तकों के अंतर्गत ही आ गई। विज्ञान प्रयोगशाला भी इसके अंतर्गत आ गई। संसार का मानचित्र से कोई मतलब नहीं है, अगर रिलेट किया जाए तो ये तीनों ही चीज़ जो है पाठ्य पुस्तक में शामिल देखने को मिल जाती है, लेकिन समुदाय के सदस्य नहीं देखने को मिलते हैं, जो कि ऑप्शन आपका ए सही है। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करें कि निम्नलिखित में से किस आकलन का पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा आनंद लिया जाता है। दोबारा समझें, निम्नलिखित में से किस आकलन का पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा आनंद लिया जाता है। किस चीज़ का, पोर्टफोलियो द्वारा आकलन, पेपर पेंसिल परीक्षण, मौखिक प्रश्न या पेपर पेंसिल परीक्षण की प्रतिपुष्टि। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखेंगे सबसे पहले तो इसे, बिल्कुल इस तरीके के क्वेश्चन ये आपके पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। तो कौन सा आपका ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन ए ही आपका सही हो जाएगा, पोर्टफोलियो द्वारा आकलन। ठीक है, आकलन का पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा आनंद लिया जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। पोर्टफोलियो द्वारा आकलन किया जा रहा है, बच्चे की सारी कमियों की बात जिसमें देखने को मिल जाती है, कितना बच्चा ग्रोथ कर रहा है, कितना सीख रहा है, ये सारी चीज़ें पोर्टफोलियो में देखने को मिल जाती है। मैंने आपको बता रखा है, बच्चे का सारा ब्यौरा जो है पोर्टफोलियो में देखने को मिल जाता है। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो बिल्कुल ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे साथियों, इस तरीके के क्वेश्चन ही आपके सीटेट एग्जाम में पूछे जा रहे हैं।
मैंने पूरा प्रयास किया है अपनी तरफ से। तो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे आपको ये क्लास कैसी लगी, ठीक है। जितने साथी चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं, जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या अन्य शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, वो अभी जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। जिससे क्या है, इस चैनल पर कोई भी नई वीडियो आएगी शिक्षक भर्ती संबंधित या सीटेट संबंधित, तो आपको उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सकेगा, ठीक है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक बार लाइक कर देंगे और अपने एक साथी तक जरूर शेयर कर देंगे, ठीक है। तो बिल्कुल जुड़े रहेंगे आप गुरुकुल इंडिया के साथ, जोड़ते रहिए अपने साथियों को। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।